हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हमने हमारी पिछली वीडियो में किया था हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी पद्धति है जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए अपनाई गई है। आज हम देखेंगे आदिकाल। आदिकाल के में कौन कौन सा साहित्य आता है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल। आदिकाल है जो हिंदी साहित्य के जन्म काल, शिशुकाल तथा प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। आदिकाल को और किन अन्य नामों से जाना जाता है? जन्म काल, शिशुकाल और प्रारंभिक काल। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये इनकी कोटेशन है कि डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का जब विकास होने लगा तो वहीं से हम हिंदी साहित्य का आदिकाल मान सकते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। ठीक है, उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं जो वे किसमें आ जाती हैं? वे आ जाती हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल में। उत्तर अपभ्रंश के अन्य नाम। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी में ने। ये जो नाम दिए हैं, अन्य नाम दिए हैं, ये किसी न किसी पेपर में जरूर आते हैं एक प्रश्न के रूप में। अबहट डॉक्टर भोलानाथ शंकर व्यास ने दिया है। प्राकृताभास हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये नाम दिया है। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि आदिकाल का जो समय है वह राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का समय राजा भोज के से लेकर हमीर देव तक मान सकते हैं। आदिकाल का सीमांकन। किस किसने आदिकाल की सीमा निश्चित की है? ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं कि 643 से लेकर 1400 ईस्वी तक आदिकाल का समय है। विक्रमी संवत 700 से लेकर 1457। और मिश्र बंधु मानते हैं 643 ईस्वी से लेकर 1389 और विक्रमी संवत 700 से लेकर 1446 ईस्वी तक, माफ़ कीजिए विक्रमी संवत तक। राहुल संकृत्यान मानते हैं 760 से लेकर 1300 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं 993 से लेकर 1318 तक और विक्रमी संवत 1050 से लेकर विक्रमी संवत 1375 तक। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल मानते हैं 1000 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी या फिर विक्रमी संवत 1057 से लेकर 1400 विक्रमी संवत तक। सबसे सर्वमान्य मत जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, वे मानते हैं 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। ठीक है, इसके बाद आदिकाल के जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं आदिकाल को। कौन कौन से? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बप्पन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल नाम दिया है आदिकाल को। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध और सामंत काल कहा है। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इन्होंने कहा है प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है वीर काल। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है अपभ्रंश काल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है अपभ्रंश काल। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे चारण काल कहते हैं आदिकाल को। रमा शंकर शुक्ल रसाल जय काव्य काल कहते हैं। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसको आधार काल कहा है। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। बच्चन सिंह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, ये मानते हैं बच्चन सिंह। श्याम सुंदर दास ने वीर काल और अपभ्रंश काल कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। राम खिलावन पांडे या फिर और
हरीश चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा है और शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा है, प्राचीन काल कहा है। और हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि, सभी विद्वानों ने बात इसमें भी भिन्न ही रहे हैं। राहुल सांकृत्याय मानते हैं सहरापाद को प्रथम कवि मानते हैं, और शिव सिंह सेंगर मानते हैं पुष्प या पुंड को। गणपति चंद्र गुप्त शालीभद्र सूरी को मानते हैं। राम कुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व राजा भोज हैं। ठीक है, सबसे जो सर्वमान्य मत है वे है सरहपाद। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपाद। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी हैं? डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से मिलकर बनती है और इसकी जो शब्दावली होती है वह कठोर होती है। जो पिंगल शैली होती है वह अपभ्रंश और ब्रज से मिलकर बनती है और इसकी जो शब्दावली होती है वह कोमल कांत होती है। ठीक है, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ वीरगाथात्मकता सुरचनाओं में। ठीक है, वीरगाथात्मकता बोली हमें किस में मिलती है? रासो रचनाओं में। ठीक है, रासो साहित्य में हमें वीर गाथा मिलती है। धार्मिकता किस में मिलती है? सिद्ध और जैन कवियों की रचनाओं में, क्योंकि उन्होंने धर्म को प्रमुखता दी थी। श्रृंगारिकता किस में मिलती है? विद्यापति की पदावली में। माफ कीजिएगा, यहाँ पर पद्मावती नहीं है, यहाँ पर पदावली है। और प्रधान रस क्या है? वीर रस है इसमें प्रधान रस। ठीक है, और अन्य तथ्य क्या है? हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार 933 ईस्वी को माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य की जो सर्वप्रथम रचना है वह आचार्य जो जैन कवि हैं आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को माना जाता है। इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है तथा गृहस्थ धर्म को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को निदृष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। निदृष्ट से मतलब होता है जिसके विषय में कुछ भी स्पष्ट ना हो। इस आदिकाल के विषय में भी हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही भिन्न भिन्न तरह का साहित्य पाया जाता है। ठीक है, जो दोहा या दुहा होता है वह किसका छंद है? वह अपभ्रंश का छंद है। गाथा जो प्राकृत का छंद है। ठीक है, जब हम प्राकृत में लिख रहे हैं तो वहाँ पर गाथा नामक छंद का प्रयोग करेंगे। अगर हम अपभ्रंश के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पर दोहा या दुहा छंद का प्रयोग करेंगे। आदिकाल का जो वैदिक ग्रंथ है वह है यगत सुंदरी प्रयोगमाला, रचनाकार यश कीर्ति। ठीक है, सबसे जो आदिकाल का वैदिक ग्रंथ कौन सा है? यगत सुंदरी प्रयोगमाला माना गया है। इसका जो रचनाकार है वे कौन सा है? वे है यश कीर्ति। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? आदिकाल की प्रवृत्तियाँ सबसे पहले इसमें ऐतिहासिक काव्य की प्रधानता है। ठीक है, ऐतिहासिक काव्य की प्रधानता वाले कौन कौन सी हैं? पृथ्वीराज रासो है और कीर्तिलता है। लौकिक रस की रचनाएं कौन कौन सी हैं? संदेश रासक है, विद्यापति की पदावली है। उपदेशात्मक साहित्य है, इसकी एक प्रवृत्ति है। इसमें बौद्ध साहित्य आ जाता है, जैन साहित्य आ जाता है और नाथ साहित्य आ जाता है। युद्धों का संजीव वर्णन है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, राष्ट्रीयता का अभाव है। और इसकी जो भाषा है वे कौन कौन सी है? डिंगल और पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। मैथिली ब्रज खड़ी बोली में मुक्तक काव्य है और प्रबंध काव्य में डिंगल शैली में लिखे गए हैं जितने भी प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, इसके बाद है भाषा की प्रवृत्तियाँ। राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल। ठीक है, वीरगाथात्मक रासक ग्रंथ में लिखा गया है। मैथिली मिश्रित अपभ्रंश विद्यापति पदावली में लिखा गया है और कीर्तिलता में है। खड़ी बोली मिश्रित अपभ्रंश किसमें है? अमीर खुसरो की सभी रचनाओं में। अलंकार कौन कौन से प्रयोग में आई हैं? इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। और छंद कौन कौन से हैं? दोहा है, तोटक है, तोमर है, गाथा है, रोला है, शपय है आदि हैं। रस, इसमें कौन कौन से रसों का प्रयोग किया है? वीर रस है, उच्चारण काव्य है, उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। राजाओं
अपने आश्रयदाताओं, अपने राजाओं के लिए जो भी उन्होंने काव्य लिखे हैं कवियों ने, दरबारी कवियों ने, उनमें वीर रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस चारण कवियों के द्वारा भी किया गया है और विद्यापति पदावली में भी है और कीर्तिलता में भी है। शांत रस सिर्फ धार्मिक साहित्य में ही है। ठीक है। इसके बाद आदिकालीन साहित्य का विभाजन। ठीक है, 4 भागों में कर सकते हैं हम आदिकालीन साहित्य का विभाजन। कौन कौन से हैं? रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास या यहाँ पर रास है, रास या जैन साहित्य, नाथ साहित्य। ठीक है। इन सभी साहित्यों के अतिरिक्त जो भी अन्य रचनाएं आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आदिकाल की फुटकल रचनाएं या फिर स्वतंत्र साहित्य। ठीक है। ये सभी तो आदिकालीन की रचनाएं हैं, लेकिन इन चारों साहित्यों के अतिरिक्त जो रचनाएं हैं वे किसमें आती हैं? वे आती हैं आदिकालीन फुटकल रचनाएं या फिर स्वतंत्र साहित्य। ठीक है। सबसे पहले आएगा रासो साहित्य। रासो साहित्य में क्या आएगा? रासो साहित्य में काव्य के 2 रूप हैं। कौन कौन से? प्रबंध काव्य, ठीक है, और वीर काव्य। प्रबंध काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? खुमान रासो। और वीर काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बीसलदेव रासो। रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? गौर सददासी मानते हैं रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वह राजसूय शब्द से हुई है। हरप्रसाद शास्त्री मानते हैं राजयश से हुई है। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं रसायन से या रासो और या रास बना है। नंद दुलारी वाजपेयी रास से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं रासिक, क्योंकि ये मानती हैं रासिक नाम के एक उपरूपक है। ये मत सबसे सर्वमान्य मत माना गया है। दशरथ शर्मा रासक को मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी रासों का रस बनाया है इन्होंने। कविराज श्यामल दास रहस्य को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं रासक से रास बना, फिर रास से रासा बना, और रासा से रासू बना, और रासू से रासो बना। ठीक है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? रासो जो साहित्य है वे चारण कवियों के द्वारा रचित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी दरबारी कवि थे वे अपने आश्रयदाताओं के लिए लिख रहे थे, तो ये चारण कवियों द्वारा रचित है। अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसमें सामंती जीवन की झलक दिखती है। ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश किया गया है। युद्ध व प्रेम का वर्णन है। श्रृंगार रस व वीर रस की प्रधानता है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग है। चारण कवियों की संकुचित मानसिकता है। अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग है। इसके बाद आएंगी इसकी जो भी रचनाएं हैं, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हिंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।